हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांशु सवाल। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इंडियन पॉलिटी। तो कई सारी बुक्स में जो इंडियन पॉलिटी काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत इजी मैं आपको समझा पाऊँ। हम सीधे शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट इज़ द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन या तो लिखा है या कहीं नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक ब्रिटिश वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर, कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि 26 जैन और 26 नवंबर में 26 नवंबर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था 1949 जब ये आया था। इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। अब आपको लगेगा कि क्या है, एक्चुअली ये कुछ नहीं है। जो हमारे 395 आर्टिकल्स हैं, ये 1 2 3 4 5 करके 395 तक गए हुए थे। जब ये हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ एक रूल, एक तरह से बोल लीजिए, वो लिखा गया है कि हमारा देश इस मैटर में क्या होगा, इस मैटर में क्या होगा, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो 22 पार्ट्स हैं, जो वन में पार्ट 1 से 5 आर्टिकल हैं जिसमें यूनियन और टेरिटरीज के बारे में पूरा बताया गया है क्या है। जो पार्ट 2 है उसमें पार्ट 6 लेके 11 है जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। और जो पार्ट 3 है 12 से लेके 35 तक, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। ऐसे करके पार्ट 22 तक ओरिजिनल थे। लेकिन बाय द टाइम अमेंडमेंट होते रहे। अब अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट को हिंदी में बोलते हैं संशोधन, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। कोई भी कानून है उसमें थोड़ा सा बदलाव, तो बदलाव आते गए कई सारे। तो अब आज के टाइम में 448 आर्टिकल्स हैं, अभी मैं जब पढ़ा रहा हूँ, और 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, अभी के लिए समझ लीजिए एक तरह से चैप्टर होते हैं। तो ऐसे ही अभी 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं इसमें। ओके, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम जानते हैं, तो कई सारे लोगों ने मिलकर कई टाइम की मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और जो दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनसे कुछ कुछ चीज़ें ले करके ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, सारे अच्छे फीचर्स ले करके भी। और तो यहाँ पे जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स लिए गए हैं कहाँ कहाँ से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उससे, जैसे फेडरल स्कीम लिया हुआ है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएस पे ज़्यादा कुछ नहीं, एक तरह से मान लीजिए एक तरह से मॉरल वैल्यूज़ है कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताते हैं कि हाँ हमारे देश में ऐसे ऐसे कानून चलेगा, इस तरह से चीज़ें होंगी। एक मॉरल वैल्यूज़ आप कह सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जिसे वो जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, बुक ऑफ लॉ, समथिंग लाइक दैट। ओके, बताऊंगा मैं आपको बाद में। और ऐसे ही आप देख सकते हैं जैसे जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसी तरीके से आप सब कुछ देख सकते हैं। ओके, ये आप देख लीजिएगा आराम से, ये बहुत काम की चीज़ है वैसे। ओके, अब थोड़ा और जान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हम लेमन लैंग्वेज में जानते हैं, बहुत सख्त और बहुत लचीला। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कई सारे और देश हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा रिजिड है, वैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लाने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। फ्लेक्सिबल के मामले में जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से माथापच्ची बोल लीजिए कुछ भी चेंज लाने के लिए। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसीलिए टाइम टू टाइम इसमें इतने सारे अमेंडमेंट हो गए। बट एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि अगर अगर कुछ देश के हित में अगर कुछ करना है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा फीचर है। अब फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब ये देख लो होता क्या है। फेडरल सिस्टम में ये होता है जो स्टेट और जो सेंटर होते हैं वो ऑलमोस्ट बराबर पावरफुल होता है, कोई ना ज़्यादा कोई किसी पे हावी नहीं होता है। यूनिटरी में क्या होता है, सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, स्टेट बहुत कम पावरफुल होता है। बट ये क्या है, एक दोनों का मिक्सचर है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है।
अब इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी क्या होता है लेमन लैंग्वेज में, वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, आई मीन कोई उसे दबा नहीं सकता, उनको उनका कोई फैसला बदल नहीं सकता है, इंडिपेंडेंट है इसीलिए। और इनकी इंडिपेंडेंसी के लिए कुछ कुछ चीज़ें इंश्योर मेक श्योर करी गई हैं, जैसे कि इनका फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स इनकी सैलरी होती है, फिक्स एमोल्यूमेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए ताकि इनको कोई एक तरह से बहुत साधारण भाषा बोले वो धमका ना दे कि हमें तुमको निकाल देंगे, ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट है वो कि बहुत ज़रूरी भी है, कानून व्यवस्था देश में ढंग से चले इसीलिए। इंटीग्रेटेड क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड का ये मतलब है कि टॉप में आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है लोअर कोर्ट, ओके, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सेंटर के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लॉ बना रहा है, स्टेट के लिए सिर्फ हाई कोर्ट लॉ बना रहा है। सेंटर का जो सुप्रीम कोर्ट जो लॉ बनाएगा वो सेंटर के साथ साथ पूरे देश में भी लागू होते हैं अकॉर्डिंगली, मतलब जो उनकी मर्जी है। ओके, फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हिंदी में हम कहते हैं मौलिक अधिकार, इनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स मतलब जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हैं कि हाँ हमारे भी कुछ दायित्व हैं देश के प्रति, एलिजियंस कमिटमेंट, वी हैव कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर कंट्री, ओके। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। अब इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी होती क्या है, इमरजेंसी एक तरह से कह लीजिए जब हम बहुत सारे बदलाव होते हैं कानून में। फॉर एग्जांपल 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल, राइटिंग बहुत बुरी है, नेशनल होती है, फिर स्टेट इमरजेंसी होती है, और लास्ट और होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी है, इसके बारे में आर्टिकल 352 में डिस्कस किया हुआ है। स्टेट इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 356 है, फाइनेंशियल के लिए 360 है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक नहीं लगी है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बहुत बाद में इजी आराम से डिस्कस करेंगे। अब 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे सारे देशों में 2 टायर है, जैसे सेंटर है, फिर स्टेट है। अब 3rd टायर में क्या होता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। अभी पंचायत पहले से थी हमारे देश में, बट इसे जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन मिला था, इसे मिला था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ओके। और वैसे ही जो ये म्यूनसिपैलिटीज़ हैं इनको मिला था 74th अमेंडमेंट के थ्रू, ये दोनों अराउंड हाँ 1992 में आए थे, ओके। इसके इनके बारे में हम बहुत आराम से पढ़ेंगे आगे, ओके ओके। तो अब है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल अगर मैं कुछ लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो आप ये समझ लीजिए जैसे कोई बुक होती है, उसके जो फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में कंटेंट दिया रहता है कि इस बुक के अंदर क्या है, कुछ उसी तरह का ये है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल, और यहाँ पे दिखा हुआ है द लेटर। अब इनमें फ़र्क क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखें, वैसे तो अगर थोड़ा टाइम लगेगा इसको देखने में भी, इसमें जो जो पहला जो ये प्रीएम्बल है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 3 वर्ड विच आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड देयर इज इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इस वाले प्रीएम्बल में मिसिंग है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब जितना मुझे हिस्ट्री का पता है, एक्चुअली हुआ था 1975 में, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1975 के अराउंड इमरजेंसी लगी थी, ओके, नेशनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस वक्त इमरजेंसी लगी थी। तो उसके बाद इमरजेंसी के बाद उन्हें लगा, गवर्नमेंट को लगा कि देश में राइट्स कम हो, राइट्स आई मीन रिवॉर्ड्स, मैं रिवॉर्ड्स बोलता हूँ, REOT शायद स्पेलिंग होती है। तो जितने भी जो दंगे फसाद होता है ये काफ़ी सारे हुए थे उस टाइम इमरजेंसी के दौरान। तो लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ आपका देश के प्रति भी दायित्व है, एलिजियंस है, आपको उनके प्रति कमिटमेंट है, उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। और साथ ही साथ ये 3 वर्ड भी ऐड करे गए प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब लिख के ले लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके ओके। अब एक एक वर्ड समझाने की ज़रूरत नहीं है, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये तो सबको पता होना चाहिए यार, इतना इतना बेसिक मीनिंग तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ओके। अब यहाँ पे लिखा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है,
ये कई बार सवाल उठे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, ये कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसीलिए इसमें अमेंडमेंट हो पाया। समझ रहे? अमेंडमेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है, ठीक है। अब अगर प्रियम्बल में अगर अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड आए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? इसीलिए अगर इसमें अमेंडमेंट हुआ है तो हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बट आप अमेंडमेंट कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स बेसिक एलिमेंट या बेसिक स्ट्रक्चर। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, कोई भी अगर पार्लियामेंट का फैसला कुछ ऐसा होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को नल एंड वाइड कर देती है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बट हाँ, टाइम टू टाइम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम बताते रहता है कि हाँ, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस लॉ इज। तो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट, कोई भी अगर पार्लियामेंट का फैसला आता है, तो अगर उन्हें लगता है कि ये दिस लॉ इज डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सीधे सीधे बताया था कि हाँ, ये जो लॉ है ये नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड मतलब ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि होने नहीं देंगे हम। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, इसीलिए है क्योंकि ये बिना किसी हिचक के, विदाउट एनी प्रेशर कोई भी फैसला दे, ये वही फैसला देंगे जो कि सही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके, इसीलिए प्रेम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हम एमिएबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अमेंडेबिलिटी नहीं है, एमिएबिलिटी अमेनेबिलिटी है। अमेनेबिलिटी मीन्स काइंड ऑफ फ्रेंडलीनेस, जैसे आप बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो हाँ साहब, अमेंडेबिलिटी भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, क्या इसे आर्टिकल 368 के थ्रू। अभी आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 कुछ नहीं है, ये है वो आर्टिकल जो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि हाँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। यही वो आर्टिकल है, याद रखिएगा। ओके, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1 विच इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। जो सेकंड पार्ट में है आर्टिकल 5 to 11, उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में 12 to 35 विच इज़ फंडामेंटल राइट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे हर साल हर एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप ये पहला वाला पार्ट ना पढ़ें। ओके, पहला वाला पार्ट ना पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।